हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, क्लास 11 की। और मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1। जिसको भी ये दूसरे चैप्टर की पहली वीडियो देखनी है या पहले चैप्टर की देखनी है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके जा सकता है। और जिसको वीडियो अच्छी लगे वो सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की पार्ट 2 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो मैंने जो पहली वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि स्रोत क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं और प्राथमिक आंकड़े को उनको एक चीज कैसे किया जाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया पहली वीडियो में। उनके अंदर डिफरेंस भी बताया था, अंतर। अब बात जैसे मैंने पहली विधि बता चुका हूँ, क्योंकि जो 4 विधि है और इस वीडियो में मैं जो बाकी के 3 विधि है उसको बताने जा रहा हूँ। तो जो पहली विधि तो बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ये मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करने हैं किसकी, दूसरी विधि की। ये दूसरी विधि हमारी क्या है, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी विधि है, अनुसंधान। ये ये दूसरी विधि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में ये उपयुक्तता कहाँ का सुटेबिलिटी हो सकती है, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके गुण क्या है, उसकी हानि क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपयुक्तता। क्या उपयुक्तता, ये उपयुक्तता यहाँ आ गई। यहाँ पे इसके हम बोल सकते हैं गुण लाभ, और यहाँ हानि अवगुण। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, इस अभी इसके बारे में बात करेंगे, जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है। इसके बारे में एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से कि मैं उपयुक्तता सुटेबिलिटी, जब कहाँ का सुटेबल हो सकता है वो याद रखना। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होता क्या है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से अभिप्राय, इसमें अनुसंधान करता प्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वाले से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है, तो उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर मैं जैसे बोलूं, आप एकत्रित करने जा रहे हो आंकड़े, कोई अनुसंधान करता है, जैसे आप एकत्रित करने जा रहे हैं, तो मान लो जैसे उससे सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो उससे पड़ोसी से पूछ लेगा, या जान पहचान से संबंधित रखने वाले सूचना से एकत्रित कर सकता हो। ठीक है, उससे संबंध रखने वाले से सूचना एकत्रित करते हैं, तो ये इस विधि के थ्रू आता है हमारा। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे उपयुक्तता की, तो उपयुक्तता कहाँ का उपयुक्त हो सकता है, एक बताओ। एक विस्तृत क्षेत्र में, पहला जहाँ पे बड़ा क्षेत्र हो। मान लो पहली विधि में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जो हर घर पे जाके एकत्रित करेगा, तो एकदम छोटे क्षेत्र के लिए कर सकता है, क्योंकि वो हर घर पे जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। विस्तृत क्षेत्र, इसमें आप जैसे किसी गली के अंदर जा रहे हो, तो उसमें एक गली के बस एक आदमी से आप सारी गली के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिससे कि आपको पूरी गली से लेना नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से विस्तृत क्षेत्र बड़े क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा, जैसे कि बताओ, जैसे कि जैसे आप एक आंकड़े एकत्रित करने जा रहे हो, और आप तो उससे व्यक्ति का सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, वो कहीं घूमने गया हो, या वो रहता ना हो, कहीं अभी घर पे ना हो, तो उससे हम उसके बगल में जो रहता है उससे हम पूछेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी जो यहाँ पे संपर्क जो होगा, वो संपर्क करना जो संभव ना हो। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये बताओ। जो अज्ञानता के कारण, जैसे मान लो कोई, मैं किसी के पास जाता हूँ और उसको ज्ञान नहीं है कि मैं किस चीज के बारे में आकर पूछ रहा हूँ और क्या करूंगा मैं, उसका करेगा, तो वो वो आंकड़े देने में असमर्थ है, देना नहीं चाहता, तो उसके बगल वाले से या उसके जान पहचान से मैं आंकड़े को एकत्रित करूंगा। ठीक है, क्या अनुसंधान एकत्रित करेगा। तो पहला तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा अज्ञानता के कारण। ठीक है, ये सुटेबिलिटी। ठीक है, ये 3 हम पढ़ चुके हैं। सुटेबिलिटी उपयुक्तता। अब हर एक चीज विस्तृत क्षेत्र बड़े क्षेत्र के लिए बता दूं मैं आपको, सही संपर्क करना संभव ना हो, जहाँ सीधा संपर्क व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से करना संभव ना हो, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। और जैसे अज्ञानता के कारण कोई देना नहीं चाहता या बता नहीं सकता, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जैसे कि क्या बात करेंगे, गुण की। हमने उपयुक्तता पढ़ ली कि कहाँ का सुटेबल हो सकता है, तो उसके लाभ क्या है उसके। अब उसके बात करते हैं हम, पहली जो टॉपिक है हमारा, ये क्या करता है, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेता है। विस्तृत क्षेत्र, ये सबसे पहले इसका लाभ है कि ये बड़े क्षेत्र को काम आता है, बड़े क्षेत्र के लिए। ठीक है, और जो दूसरी पॉइंट, अब ये बड़े क्षेत्र के लिए काम आता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है, ये बड़े क्षेत्र के लिए काम तो आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, ये याद रखना कि जो मैं इसको हेडिंग लिख रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन आप करना है। एक्सप्लेन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मगर वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी लैंग्वेज में प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और जिसको भी अगली वीडियो का पास जल्दी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 विधि बताऊंगा। 4 होती है टोटल, पहली वीडियो में मैंने 1 बता चुका हूँ, तो बचे 3। तो अब मैं दूसरी की बात कर रहा था, जैसे अब इसके पहला गुण हो गया हमारा
अब दूसरा क्या होगा, दूसरा मतलब कम खर्चीली होती है। क्या? कम खर्चीली होती है। ठीक है, कम खर्चीली से मतलब जैसे मान लो आप हर घर पे ना जाकर किसी एक व्यक्ति से ले रहे हो, या जो उससे जान पहचान से 10 जने का काम फ्री में हो गया ना, तो वही बात। इससे ये फायदा होता है कि कम खर्चीली होती है, मतलब आपको हर घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ लोग खुद से जान पहचान करके आप मान लो 10 लोगों से पूछते हैं 100 के बारे में, तो आपको 100 इकट्ठा हो जाएंगे, तो मतलब कम खर्चीली, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें, कम खर्चीली में। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे, आप तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं इसका। क्या बन सकता है तीसरा पॉइंट, ये बताओ। सरलता। सरलता मतलब एकदम आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। मान लो आप सबके घर पे जाओगे, फिर टेंशन लोगे कि ये लेना है, आप एक ही बंदे के पास जाओ, तो उससे जितने भी जान पहचान के है उसके बगल में, तो वो आप उसके एक ही जने से पूछते रहोगे आप सारी बातें। तो इससे सरलता से मतलब आसानी से हम आंकड़ों को एकत्रित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं अवगुण क्या कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा गलत परिणाम। गलत परिणाम। ठीक है, जो पहला पॉइंट हमारा गलत परिणाम। पूछो कैसे? मान लो जैसे कि आप किसी व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित करने जा रहे हो, क्या आंकड़े एकत्रित कर रहे हो, उससे संबंधित रखने वाली सूचना से बंदे को मान लो कि उसको पूरी जानकारी ना हो, और या मतलब जैसे कि वो गलत परिणाम दे दे उसके बारे में, उसका लड़ाई झगड़ा हो, या मतलब वो एकदम अच्छे से ना जानता उसके बारे में सब कुछ। कोई भी व्यक्ति मतलब दूसरे के बारे में पूरा अच्छे से नहीं जानता है, तो मतलब इससे गलत परिणाम निकल सकता है कि उससे पूरा नॉलेज ना हो, तो वो कुछ बातें गलत भी बता सकता है। ठीक है, अब जो हमारी अगली बातें क्या हो सकती है, दूसरा पक्षपात। पक्षपात। ठीक है, पक्षपात का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पक्षपात मतलब लड़ाई झगड़ा हो या दुश्मनी हो, या आप मतलब बोलचाल ना हो, तो पक्षपात जैसे कि आप जिस व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित कर रहे हो और वो जिसके बारे में बता रहा है, उन दोनों की आपसी में दुश्मनी हो या बोलचाल ना हो, तो वो गलत परिणाम दे सकता है दुश्मनी के कारण। जो गलत नॉलेज दे देगा हमारे को, तो उससे क्या होगा, गलत परिणाम निकलेगा। वही बात आ गई हमारी। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो मतलब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, शुद्धता में कमी। शुद्धता में कमी। अब पूछोगे शुद्धता में कमी कैसे हो जाएगी, मैंने बताया पक्षपात से मतलब जैसे कि वो बंदे को जब कुछ सब कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो एकदम शुद्ध एकदम नहीं दे सकता आंकड़े एकत्रित करके। वही बात, शुद्धता में कमी मतलब एकदम पूरे शुद्ध आंकड़े जो होंगे वो पूरे शुद्ध नहीं होंगे, तो शुद्धता में कमी। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप, क्या चौथा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट हमारा हो सकता है निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब जैसे कि आप से कोई, जैसे आप ही आंकड़े एकत्रित करने जा रहे हो और आपकी किसी से दुश्मनी हो, तो उससे ना पूछिए, किसी बगल वाले से पूछ लो, तो उससे हमारे जो पक्षपात निष्पक्षता नहीं होती है, मतलब किसी से पक्षपात का अभाव नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे गुण पढ़ चुके हम, अवगुण पढ़ चुके हैं और उपयुक्तता पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अगली विधि की। क्या अगली विधि में मतलब जो तीसरी विधि है हमारी, उसमें क्या क्या लिखा गया। अब हम बात करेंगे किसकी, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। मतलब जैसे कि ये हमारा जो तीसरी विधि है, तो इस विधि में हम जैसे स्थानीय स्रोत मतलब अलग अलग जगहों पर संवाददाताओं द्वारा मतलब वो अपने बंदे को बेचकर, मतलब अपने आदमियों को या व्यक्तियों को बेचकर सूचना की प्राप्ति करता है। मतलब इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि जब अनुसंधान करता अपने व्यक्तियों को स्थानीय नियुक्त कर सूचनाओं को प्राप्त करता है, तो उसे स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति होती है, मतलब इसके द्वारा एकत्रित करते हैं। मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो इसका प्रयोग जैसे टीवी के लिए, जैसे समाचार पत्र है कोई आपका, तो समाचार पत्र में जैसे मान लो आपको एकत्रित करने, तो आप क्या एक ही जगह से आप सब जगह के मतलब दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, इन जगह हर जगह तो आप एकत्रित नहीं कर सकते हो। तो मान लो वही आप एक जगह बैठे हुए हो दिल्ली के अंदर या हरियाणा के अंदर, और आप बाकी लोगों को हर जगह दिल्ली, पंजाब यहाँ तक भेजकर वो वहां से फिर आप सीधा सूचना की प्राप्त करते हो और उसके सीधा उसको न्यूज में छाप देते हो। तो वही बात बताता हूँ, जैसे कि मैं इसके पहले पढ़ेंगे उपयुक्तता। क्या उपयुक्तता, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, उपयुक्तता हो गया। दूसरा वही हमारे गुण और अवगुण। तो हम बात करेंगे क्या, उपयुक्तता और गुण और अवगुण की। ठीक है, जैसे कि हम सबके बात करते हुए आ रहे हैं, तो जिसको वीडियो अच्छी लग रही है वो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं जैसे उपयुक्तता क्या होती है। उपयुक्तता मतलब वही सुटेबिलिटी। अब सुटेबल कहाँ कहाँ हो सकता है ये, एक तो पहला हमारा क्षेत्र जो होगा व्यापक। इसका मतलब पता है आपको, क्षेत्र व्यापक मतलब बहुत बड़ा। जब हमारा क्षेत्र जो होगा बहुत बड़ा होगा, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, जैसे कि उसमें एक व्यक्ति पूरे एकदम सूचना एकत्रित नहीं कर सकता, तो जहाँ क्षेत्र जो वो व्यापक होगा तो वहां के लिए प्रयोग होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, जो है निरंतर संकलन। मतलब जो आंकड़े होंगे जो एकत्रित करने के लिए वो
निरंतर संकलन मतलब जो लगातार एकत्रित करने की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो अखबार वाले डेली छापते, तो ऐसी टीवी में जैसे कि वही बता रहा हूँ, जैसे कि जो तीसरा है जो उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में या रेडियो में या टीवी आदि। इन जगह पे जब प्रयोग होगा कोई भी चीज का, तो उसे हम इस विधि द्वारा एकत्रित करेंगे, क्योंकि इसमें निरंतरता लगातार आवश्यकता होती है आंकड़ों की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी गुण। इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं। जैसे पहले क्या होगा, मितव्ययता। क्या? मितव्ययता, इसका मतलब आपको पता ही होगा, मैंने बता चुका हूँ कि मितव्ययी मतलब क्या होता है। मितव्ययी मतलब इसमें समय की बचत होती है, क्योंकि एक व्यक्ति जहाँ हर जगह जा रहा है वही अलग अलग व्यक्ति एकदम सूचना एकत्रित करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, मेहनत कम लगती है। मतलब एक व्यक्ति जहाँ करने जा रहा है तो वही आप 10-20 करेंगे तो एकदम मेहनत कम हो जाएगी। ठीक है, वहां पे ये मितव्ययी होती है, इसका गुण है। दूसरा क्या हो सकता है, निरंतरता मतलब जो आंकड़े वो लगातार प्राप्त होंगे, हमारे को एकदम लगातार प्राप्त होंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो चुका हमारा। निरंतरता मतलब समझ गया आप। अब आप बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, वही जो है विस्तृत क्षेत्र। वही एक बड़े क्षेत्र के लिए, मतलब समझ गया आप, जैसे कि वो कुछ ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो उसके लिए ये उपयुक्त हो सकता है, इसका गुण में आ सकता है। क्योंकि ये छोटे क्षेत्रों के लिए तो उपयुक्त होगा नहीं, छोटे में तो कोई भी एक व्यक्ति जा सकता है, पर बड़े क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त होगा। अब बात करेंगे हम जैसे कि अवगुण की। अवगुण में क्या क्या हो सकता है ये बताओ मुझे। अवगुण में जैसे कि हम बात करेंगे किसकी, अवगुण में तो पहले जो मेन पॉइंट है वो एक रूपता का। इसका एक रूपता का अभाव। अभाव मतलब कमी होता है। ठीक है, ये अभाव मतलब कमी होता है, तो एक रूपता का अभाव। एक बता, जैसे कि अलग अलग जगह पे जो अलग अलग व्यक्ति गए वो एक जैसे सूचना बताएंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह है तो अलग अलग सूचना मिलेगी, तो वो एक रूपता का अभाव मतलब एक जैसे आंकड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पक्षपात। पक्षपात याद रखना है, पक्षपात हर में आ रहा है, तो ये पक्षपात को एकदम अच्छे से याद कर लेना कि पक्षपात मतलब दुश्मनी हो, जो आंकड़े एकत्रित कर रहा है तो वही दुश्मनी के कारण गलत आंकड़े बता दे, तो हमारे पक्षपात होगी। तीसरा क्या हो सकता है, संकलन में देरी। मतलब जो आंकड़े मतलब ऐसे अब हर जगह के एकत्रित करने के बाद जो मेरे पास आंकड़े आएंगे तो उससे संकलन में देरी हो जाएगी। समझिए, जैसे क्या पहले सब जने एकत्रित करेंगे, उसके बाद मेरे को आंकड़े देंगे, फिर वो एक एक करके देंगे, तो उससे संकलन में देरी होती है। तो ये इसका अवगुण है। अब हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब हम अगले बात करेंगे चौथी विधि कौन कौन सी होती है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपको। एक और बार बता दूं कि क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, उसका मतलब बड़े क्षेत्र के लिए। निरंतरता संकलन मतलब जो निरंतर है, लगातार। निरंतर का मतलब बता दूं आपको, लगातार आंकड़ों की जब जरूरत होती है हमारे को तो हम इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, टेलीविजन इत्यादि, रेडियो में अब आपको इस आंकड़ों का प्रयोग करना होगा जब इस विधि द्वारा प्रयोग किया जाएगा। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए ये विधि प्रयोग की जाएगी। ठीक है, मितव्ययी मतलब कम खर्चीला। जैसे मितव्ययी जहां समझ में आ गया, ये अवगुण में आता है तो समझ जाना कि अधिक समय की बचत नहीं होती है। अब इसमें गुण में आता है तो मतलब कम खर्च होता है समय, पैसा कम खर्च होता है, मेहनत कम लगती है। वही इसी अवगुण में आ जाए तो वही ज्यादा धन लगता है, वो सब। ठीक है, अब बात कर चुके हैं निरंतरता मतलब लगातार, विशेषता मतलब पक्षपात मतलब दुश्मनी, संकलन में देरी तो आपको पता चलिए जो आंकड़ों को एकत्रित करने में जो देरी होगी। एकरूपता का अभाव मतलब कमी, याद रखना। अब एकरूपता का अभाव हम बात कर चुके हैं, तो अगली विधि जो हमारी होगी वो क्या हो सकती है बताओ। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रश्नावली के। जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली वाली जो हमारी चौथी विधि है, जो प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। एक बात बता दो, ये दो प्रकार की होती है, तो दो तरीके से इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्नावली है, प्रश्नावली क्या हो सकता है, जैसे कि ये दो तरह की होती है। पहली हमारी क्या होती है, दार्शनिक विधि। ठीक है, दूसरी होती है गणक। ये दो विधि होती है हमारी। ठीक है, ये पहली होगी और ये हमारी दूसरी होगी। ठीक है, जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, पहले मैं बताता हूँ आपको इनके भी मतलब अवगुण, उपयुक्तता, सुटेबिलिटी मतलब उपयुक्तता, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने इनकी डेफिनेशन दिया था, तीनों होते क्या, तीनों का मतलब प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पहले प्रश्नावली मतलब इसका तो प्रयोग इन दोनों की तरफ किया जाता है, तो इन दोनों की बात करेंगे हम सीधा। प्रश्नावली इतना समझ में आ गया, प्रश्नावली मतलब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, पत्र तैयार किया, उसके अंदर प्रश्न लिख दिया गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, हाँ मतलब डाक विधि में क्या होता है,
इसमें व्यक्ति मतलब अपने लोगों को बिना भेजे एक अनुसंधान तैयार मतलब उद्देश्य के रूप में मतलब जो उद्देश्य होता है उसको देखते हुए वो क्या करता है, एक प्रश्नावली तैयार करता है, एक प्रश्न पत्र तैयार करता है और उसको डाक विधि मतलब जिस जिस एड्रेस पे भेजना होता है उस पर भेज देता है डाक विधि द्वारा, इसके द्वारा। ठीक है। अब जैसे कि गणक विधि, इसमें क्या गणक से ही पता चल रहा है ये गिन के मतलब जैसे इसमें भी व्यक्ति डाक विधि जो है नहीं, इसमें व्यक्ति क्या करता है प्रश्नावली को तैयार तो कर लेता है, इसमें भी प्रश्नावली तैयार होती है मगर जो प्रश्नावली तैयार होती है तो वो हर व्यक्ति मतलब जैसे ही मैं हूँ, मैंने एक प्रश्नावली तैयार करी अपने उद्देश्य को ध्यान में रखा। अब उस प्रश्नावली में मतलब जैसे मैं लेके जाऊंगा व्यक्तियों के घर जहां जहां से मुझे आकर एकत्रित करना है, जैसे कि मेरे को आकर एकत्रित करने किसी एक गली के अंदर या कहीं भी मतलब तो मैं एक घर पे जाऊंगा, उसकी फोटोकॉपी करवा लूंगा जितने भी मुझे आकर एकत्रित करने हैं जितने पेज की। तो जिस जिस घर पे जाऊंगा उसके बारे में जो पूछूंगा प्रश्नों से, तो इसमें जो इसके फायदा भी होता है मैं बताऊंगा। तो इस जब मैं प्रश्न पत्र के थ्रू मतलब प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से प्रश्न पत्र भरवाता हूँ तो वो मेरा ये गणक विधि में आएगा, और डाक विधि द्वारा मतलब इसमें किसी को पत्र पोस्ट कर देता हूँ तो ये हमारे बिना लोगों को भेजे हुए हमारी डाक विधि में आएगी। तो अब हम जैसे की बात करने जा रहे हैं कि ये इसकी उपयुक्तता क्या होती है, सुटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है। अब पहली याद रखो कि क्या हो सकती है, आप बताओ कि पहला क्या होगा सबसे मेन चीज। तो पहला टॉपिक मतलब हम बात करेंगे कि इसकी उपयुक्तता की, किसकी बात करेंगे, उपयुक्तता। उपयुक्तता गुण यहाँ अवगुण, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ देख लो डाक विधि। ठीक है, ये समझ में आया आपको। हम बात करेंगे कि उपयुक्तता क्या होती है, उपयुक्तता मतलब कहाँ का उपयुक्त हो सकता है। तो जैसे कि पहली उपयुक्तता क्या हो सकती है कि जो क्षेत्र होगा वो विस्तृत होगा काफी, मतलब ये क्षेत्र काफी विस्तृत मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो, क्या क्षेत्र विस्तृत हो, विस्तृत हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट जहां में मतलब जो हम भेज रहे हैं उसको तो वो व्यक्ति क्या होंगे, शिक्षित होंगे, शिक्षित हो उन्हीं को भेजेंगे, क्योंकि जो अनपढ़ है या मतलब जिसको ज्ञान ना हो उसका तो वो उसका प्रयोग पर्सनालिटी का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जहाँ व्यक्ति शिक्षित हो और क्षेत्र काफी विस्तृत हो मतलब एकदम बड़े क्षेत्र के लिए इसमें भी होगा तो इसका प्रयोग समझ गया। जो पहली विधि है उसी का प्रयोग बस छोटे मतलब सीमित है। ये पहली विधि में मैंने आपको बताया था सीमित क्षेत्र के लिए पहली विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में तो ये विस्तृत क्षेत्र ही हमारा आता है। ठीक है। अब जैसे कि अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारा क्या हो गया, गुण हो गया, नहीं हुआ। अब हम गुण की बात करेंगे कि गुण क्या क्या होता है। पहला गुण क्या क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि मित व्यय, मित व्ययता। मित व्ययता में क्या आएगा हमारा, वही खत्म इसमें जो है हमारा समय की बचत होती है क्योंकि हम सीधा भेज देंगे वो हमारे को पार्सल कर देगा वापस से भर के। और दूसरी मतलब जैसे कि हमारा मेहनत भी नहीं लगेगी, बस सीधा पोस्ट करवा देंगे हम, उसमें हमारा समय बचेगा, धन कम लगेगा इसमें। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, ये बता, वही विस्तृत क्षेत्र के लिए विस्तृत ये क्षेत्र, ये इसका गुण है, याद रखना। विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, एकदम बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये तीसरा पॉइंट हमारा जैसे कि हो सकता है क्या, मौलिक, जो आंकड़े होंगे वो शुद्ध होंगे, आंकड़े एकदम सही होंगे। मतलब कैसे, क्योंकि जिसको मैं भेज रहा हूँ वही तो भरेगा आंकड़े को। ठीक है, तो वो मतलब मौलिक होते हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ अब से अवगुण में क्या क्या आ सकता है। तो पहले मैं बोलूंगी लोचशीलता का, क्या लोचशीलता का अभाव, ये हमारा पहला पॉइंट। एक बता लोचशीलता क्या होते हैं, मतलब लोचशीलता, लोच जिसमें बदलाव ना किया जा सके, इसमें लोचशीलता मतलब बदलाव, और अभाव मतलब कमी, मतलब लोचशीलता की कमी। इसमें जैसे कि आपने एक बार प्रश्न पत्र भेज दिया तो उसमें कोई भी प्रश्न गलत हो या एकदम उसके लिए सही ना हो, जिसको उसके बारे में पता ना, तो उसको प्रश्न पत्र को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रश्न को चेंज नहीं कर सकते। तो लोचशीलता का अभाव होता है इसमें। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा वही मेन चीज जो पक्षपात में बोल रहा हूँ आपको हर में आता है। पक्षपात मतलब जैसे ही आपने जिसको भेजा और उसे पता चला कि भाई इस व्यक्ति द्वारा उसकी दुश्मनी हो या मतलब कोई नाराजगी हो, तो उसके कारण वो गलत सूचना भरकर दे सकता है, जिससे कि मतलब वो आखिर गलत मतलब परिणाम निकल जाएंगे। तो ये हमारी हो गया इसका क्या, अवगुण और गुण सब कुछ था। ये बात याद रखना। कहीं आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की। क्या, अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की। दूसरी विधि क्या होती है, मतलब दूसरी विधि जो हमारी मैंने बताया गणक विधि, मतलब प्रश्नावली की जो दूसरी विधि हमारी गणक विधि है। मैंने आपको डाक विधि एकदम अच्छे से बता दिया। गणक विधि में क्या क्या होता है इसकी उपयुक्तता बताएंगे हम, आपको डेफिनेशन दे चुका हूं मैं, फिर से दे देता हूँ। और अब गुण, ठीक है, गुण जैसे कि मैं बताऊं गणक विधि में मैंने बताया था एक प्रश्नावली तैयार की जाती है अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, और उसको व्यक्तियों द्वारा हर घर पर ले जाया जाता है और उसको भरवाया जाता है। तो एकदम इसका वही पहला पॉइंट हमारा हो सकता है सेम का सेम विस्तृत क्षेत्र के लिए, विस्तृत
क्षेत्र, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र के लिए हो सकता है ये हमारा पहला पॉइंट ये है, क्योंकि एकदम बड़े क्षेत्र के लिए हो जाएगा ये हमारा। ये दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, मतलब जैसे इसमें जब किया जाता है, जैसे कि आप प्रश्नावली को तैयार कर रख रहे हो और जिस क्षेत्र या जिस जगह पे जा रहे हो, तो उसमें मतलब उनके रीति रिवाजों, क्या रीति रिवाजों और भी उनके जो धर्म है या आदि के बारे में आप अच्छे से जानते हो, उनके बारे में बताया जाए, मतलब कि क्या क्या है वो, उनके बारे में हर एक चीज जानते हो, तो उसका प्रयोग कर सकते हो कि उनके बारे में पता है कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछने हैं उनसे, ठीक है। ये हमारे ये 2 पॉइंट जो हमारे हो गए, ये उपयुक्तता कहाँ का सुटेबल हो सकता है, ठीक है। आप जैसे कि मैं बात करता हूँ इसके गुण, पहले ये मितव्यय, ये मितव्यय इसमें नहीं, इसमें अब गुण में आता हूँ। जैसे कि अब मैं बात करूंगा कि इसमें जैसे रीति रिवाज तो हो गए, इसमें पहला पॉइंट क्या हो सकता है गुण में जो है ये, इसमें जो पहला पॉइंट क्या हो सकता है वही विस्तृत क्षेत्र, हमारा विस्तृत क्षेत्र, पहला पॉइंट जो हमारा हो गया विस्तृत क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें यार, पहले पॉइंट विस्तृत क्षेत्र हो गया, तो विस्तृत क्षेत्र आपको पता ही है कि विस्तृत क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र के लिए गुण है इसका। दूसरा व्यक्तिगत संपर्क, क्या व्यक्तिगत संपर्क इसका गुण है। किस विधि में मतलब जो प्रश्न लेके जाओगे आप हर एक व्यक्ति के पास जाओगे तो इससे व्यक्तिगत संपर्क होगा, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने 2 पॉइंट बता दिए, इसके भी आप तीसरा पॉइंट हमारा हो सकता है जैसे कि मतलब शुद्धता, क्या तीसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो शुद्धता। शुद्धता क्यों होगी ये बताओ पहले। जैसे कि मैं प्रश्नावली को लेके जा रहा हूँ हर बंदों के पास या हर व्यक्तियों के पास जिससे आंकड़े को एकत्रित करना है, तो उससे मैं शुद्धता इसकी होगी कि मैं खुद सामने हूँ उसके और भरवा रहा हूँ उसको, तो वो गलत नहीं लिख सकता है, उसमें शुद्धता होगी आंकड़े की, मैं प्रत्यक्ष से इससे व्यक्तिगत संपर्क एकदम सीधा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। इसका अवगुण जो पहला पॉइंट क्या हो सकता है हमारा ये बताओ। अवगुण तो आपको पता ही चल गया होगा, जैसे जैसे मैं बताया जा रहा हूँ अवगुण, इसका जो हमारा हो जाएगा मितव्ययी, क्या मितव्ययिता। एक बात बताओ, इसमें जैसे कि धन अधिक खर्च होगा क्योंकि एकदम लोगों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रश्न पत्र उसकी फोटोकॉपी ज्यादा करवा के एकदम व्यक्तियों से सामने एकदम बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम बात करेंगे कि क्या मितव्ययी अधिक समय खर्च होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास जाओगे तो समय अधिक खर्च होगा, धन अधिक खर्च होगा, मेहनत लगेगी हर एक घर में जाने पे। दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या हो सकता है, जो व्यक्ति की अधिक संख्या हो सकती है, ठीक है। क्यों, जैसे कि प्रश्न एक बंदा ही मतलब एक व्यक्ति थोड़ी हर एक घर पे आएगा उस प्रश्न को लेके, इसमें व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाई जाएगी, इसलिए मतलब अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी इस विधि में, इसलिए वो व्यक्ति की जो है अधिक संख्या लगेगी। अब जैसे कि मैंने आपको हर एक मतलब जो 4 के 4 बता दिए कि चार विधि, इस वीडियो में मैंने आपको 3 बताया। अब जैसे कि आने वाली जो तीसरी वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। जैसे कि हमारे तीसरी वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, एक अच्छे प्रश्नावली के गुण बताऊंगा मैं, उसके बाद द्वितीय मतलब आंकड़ों के स्रोत, वो सरकारी अर्ध सरकारी, ये सब आपको अपनी वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा जी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मेरे याद रखना मेरी बात, 1K सब्सक्राइबर जो करवा देगा मेरे, उसको मैं एकदम अच्छे से जो मुझसे बुक का काम बनेगा मतलब 9th 10th 11th तो सब कुछ समझा दूंगा मैं, दोनों की वीडियो जल्दी से जल्दी डाल दूंगा, मेरे बस 1K सब्सक्राइबर करवा दो। थैंक यू, आप फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।